अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली मर्तबा हम शिप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने शिप्स को जो समंदर में फ्लोट करवाया है, उसके पीछे क्या फिजिक्स है। तो वी डिस्कस्ड अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन डिटेल। और फाइनली बात यहाँ तक आई थी कि शिप्स में एक हिस्सा, वन पार्ट ऑफ द शिप शुड बी इनसाइड वाटर सो दैट इट डज नॉट टिल्ट। शिप लेफ्ट या राइट को टिल्ट ना हो जाए और साइडवेज ना लुढ़क जाए, इसके लिए एटलीस्ट ए पार्ट ऑफ द शिप शुड बी इनसाइड वाटर, जिसे प्लिमसॉल लाइन कहा जाता है। उस लाइन तक तो उसको सबमर्ज होना है। तो उसके हिसाब से अंदर का वेट, अंदर का जो भी मटेरियल है, कार्गो है, बैलेंस किया जाता है। हाँ। इसी तरह सबमरीन्स के बारे में अगर सोचें तो सबमरीन पानी के अंदर भी जाना है और कभी ऊपर की तरफ फ्लोट भी होना है। तो इसको मैनेज कैसे किया जाता है, यही प्रिंसिपल यहाँ भी इस्तेमाल होगा कि सबमरीन्स में टैंक्स होते हैं, जिसे बैलस्ट टैंक्स कहा जाता है। वो सबमरीन के अतराफ में बनाई गई है। अब वो उन बैलस्ट टैंक्स में अगर वाटर भर दिया जाए, पानी अलो कर दिया जाए अंदर, तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना सबमरीन अंदर सबमर्ज होगा। और वापस उसको सरफेस पर आना है, फ्लोट होना है, तो उस पानी को निकालकर उसमें हवा भरनी है। तो जाहिर बात है, इट्स ए डिफिकल्ट टास्क कि पानी के अंदर है सबमरीन और उन टैंक्स में पानी भरा हुआ है। तो उस भरे हुए पानी को निकालना और उसके अंदर एयर को पंप करना। तो प्रेशराइज्ड एयर के टैंक्स होते हैं। उस प्रेशराइज्ड एयर के जरिए से एयर पंप किया जाता है बैलास्ट टैंक्स में। पानी बाहर निकलता है, एयर उसमें फिल होता है, तो सबमरीन वापस सरफेस की तरफ फ्लोट होना शुरू होती है। तो ये पानी और हवा के कंट्रोल की वजह से सबमरीन पानी के अंदर जाना बाहर आना, इसका मैकेनिज्म कंट्रोल किया जाता है। तो टू समराइज द डिस्कशन ऑन द फिजिक्स बिहाइंड द फ्लोटिंग ऑफ शिप्स, एक तो ब्योयंसी का कॉन्सेप्ट है कि वाटर इज पुशिंग द शिप अपवर्ड्स। वो ब्योयंट फोर्स कितनी होगी, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर बी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। तो फ्लोट होने के बाद शिप्स को आगे मूव भी होना है, आगे चलना भी है। तो वो चलने के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ तजरी का, कि तजरी फिल बहर, समंदर में वो चलते हैं। और तजरी जो है वो स्मूथ फ्लो को कहते हैं। दे फ्लो, फ्लो स्मूथ होना है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हवाओं का निज़ाम चलाया, विंड्स का निज़ाम चलाया। पहले ज़माने में जो शिप्स होते थे वो बड़े बड़े सेल्स के साथ में होते थे। सेल कहते हैं बड़े बड़े पर्दे को, कि शिप के अंदर बड़े बड़े पोल्स लगे हुए हैं और उन पोल्स को बड़े बड़े कपड़े के शीट्स लगे हुए हैं, जिसे सेल कहा जाता है। अब हवा जब चलती है तो उन सेल्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि शिप आगे की तरफ मूव हो, जिस डायरेक्शन में हम मूव करना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में मूव हो। अगर हवा खिलाफ चले, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, तो उन सेल्स को बंद कर दिया जाता है या फिर उनका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है। तो उन सेल्स के कंट्रोल से हवा के फोर्स की वजह से शिप्स चला करते थे। फिर आगे जाकर रोइंग का मैकेनिज्म आया कि एक पूरी टीम बैठकर रोइंग कर रही है। लेकिन वो काफ़ी नहीं होता, अक्सर उसके साथ साथ में हवा की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद आगे जाकर स्टीम इंजन्स बने हैं। आजकल जो शिप्स चलते हैं वो मैक्सिमम स्टीम बेस्ड, स्टीम इंजन के शिप्स चलते हैं समंदर में। तो शिप्स के फ्लो होने के लिए एक तो हवा का निज़ाम अल्लाह ताला ने चलाया, दूसरा ओशन करंट्स का निज़ाम चलाया कि समंदर के अंदर पानी का बहाव होता है। जिस तरह जमीन पर नदियां बहती हैं, इस तरह समंदर के अंदर पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो होता है, ओशन करंट जिसे कहते हैं। तो ओशन करंट, सरफेस टेंशन, विंड्स का मैकेनिज्म और अ, इन चीजों का बैलेंस, यानी पानी का प्रेशर, डेंसिटी और ओशन करंट्स, इन सब चीजों के बैलेंस की वजह से दिस मूवमेंट ऑफ शिप्स इज पॉसिबल।
तो ये इतना इंट्रिकेट बैलेंस है कि किसी एक चीज में भी आगे पीछे हो जाए तो ये मैकेनिज्म मुमकिन ना होगा, सेलिंग ऑफ शिप्स विल नॉट बी पॉसिबल। तो इतनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस क्रिएट क्रिएट होकर आ जाएं, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये क्रिएशन की तरफ, अल्लाह की कुदरत की तरफ और अल्लाह के बनाए हुए मैकेनिज्म्स की तरफ हमें रहबरी करती है, निशानी निशानी बताती है। अब आखिरी पार्ट ऑफ द फ्रेज के बिमा यनफउन्नास, ये जो शिप सेल हो रही हैं ये इंसानियत के नफे के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड है। हाँ, तो क्या बेनिफिट होता है शिप्स के सेलिंग से? मल्टीपल और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स हैं। एक तो ट्रैवल, फिर ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज, रिलीजियस एक्सचेंज, और फिर स्प्रेड ऑफ नॉलेज। ये तमाम चीज़ें बिमा यनफउ नास के ज़िमन में, उसके अंडर में आती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड है, तो ट्रेड जो है, मैं इमेजिन कर रहा था कि 20-30% ट्रेड शिप से होता होगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, यानी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, तो इसका 80% ऑफ ट्रेड्स ट्रेड इज बिकॉज ऑफ शिप्स, समंदर के जरिए से होता है। हाँ, इसलिए कि समंदर में बहुत बड़ा बल्क कैरी कर सकते हैं, और पूरे सी रूट्स बने हुए हैं, सी फेरिंग का मैकेनिज्म इंप्रूव हो गया है। तो उसकी वजह से 80% ऑफ द ट्रेड इज बाय शिप्स। उससे पहले 100 साल पहले, 100 years बैक, बिफोर एरोप्लेन्स केम इनटू बीइंग, 100% ऑफ द ट्रेड वाज बाय शिप्स। लैंड को जहां भी लैंड लैंड के जरिए से जहां सफर नहीं हो सकता था उससे बहुत आसान सफर शिप से हो जाता था उन जगहों को। और उसी उसी शिप्स के सफर की वजह से बहुत सारी नई नई जगहें भी इजाद यानी डिस्कवर की गई, पूरे कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर किए गए, नए नए कंट्रीज डिस्कवर किए गए। और ट्रेड का मेजर मैकेनिज्म शिप्स के जरिए से था। अभी भी एरोप्लेन्स के होने के बावजूद, एरोप्लेन्स अभी 100 years हो गए, मोर देन 100 years हो गए एरोप्लेन्स को इन्वेंट करके, फिर भी 80% ऑफ द ट्रेड इज बाई शिप्स। और 80% का मतलब क्या? कि नियरली गुड्स वर्थ 11 बिलियन टन्स, 11 बिलियन टन। एक टन 1,000 kg होता है, तो 11 बिलियन टन्स ऑफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड एनुअली, एक साल में, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। तो तकरीबन 55 से 60 हजार मर्चेंट शिप्स चलते हैं पूरे दुनिया भर में। और मेजर जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं वो ऐसी चीजें हैं जिनको बल्क ट्रांसपोर्ट किया जाना पड़ता है, जिस तरह फूड है। हाँ, कि तमाम ग्रेन्स जो अलग अलग कंट्रीज में बनते हैं वो पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वो सारे शिप्स के जरिए से हो रहे हैं। फ्यूल है, पेट्रोल खुसूसन, तो पूरे मिडल ईस्ट से पूरे दुनिया भर में, या फिर जहां जहां भी बन रहा है मिडल ईस्ट के अलावा भी, तो वहां से भी पूरे दुनिया भर में फैलना है वो शिप्स के जरिए से। फिर मेडिसिन और कंज्यूमर गुड्स, बड़े बड़े मशीनरीज और बड़े बड़े इक्विपमेंट, जो कुछ भी चीजें बल्कि होती हैं और वॉल्यूम में ज्यादा होती हैं और क्वांटिटी में ज्यादा होती हैं, उन सबको शिप्स के जरिए से भेजा जाता है। एरोप्लेन्स को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? एरोप्लेन में भी कार्गो होता है, बट द कैपेसिटी इज वेरी लेस, यानी बहुत कम चीजें ले जा सकते हैं, बहुत यानी वॉल्यूम और वेट। अगर बहुत ज्यादा वजनी चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, तो जाहिर बात है एरोप्लेन्स में लग जाना उनके लिए बहुत मुश्किल बात भी होगी और बहुत एक्सपेंसिव भी होगा। तो चैट जीपीटी से पूछा गया कि कितना कॉस्ट डिफरेंस होता है, तो इट सेड 40 to 100 times मोर एक्सपेंसिव। यानी कोई भी चीज को प्लेन में ट्रांसपोर्ट करना, कोई भी कार्गो को, विल बी मोर 40 to 100 times मोर एक्सपेंसिव देन शिप्स। शिप में अगर $1 हो रहा है, तो
एरोप्लेन में वही चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 40 से 100 डॉलर लगेंगे। तो शिप्स दो जो तो प्लेन्स में वही चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं जो कीमती चीजें हैं, थोड़े छोटी छोटी, मिसाल के तौर पर गोल्ड है, या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जो पेरिशेबल हैं। यानी शिप्स के सफर में 10-15 दिन लग जाएंगे, प्लेन में 10-15 घंटे लगते हैं। तो जो पेरिशेबल चीजें हैं, खराब हो जाने वाली चीजें हैं, उस तरह की चीजें प्लेन में शिफ्ट कर दी जाएंगी। या कोई क्रिटिकल चीजें हैं, जल्दी पहुंचाना है, उन चीजों को प्लेन में शिफ्ट किया जाएगा। दूसरा फायदा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, अ, यानी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के अलावा, ट्रेड में अगर हम पिछले जमानों में देखें, तब भी पूरा जो कॉलोनियलिज्म का निज़ाम था, कि यूरोप से लोग निकले हैं शिप्स के जरिए से और पूरी दुनिया में फैले हैं, अलग अलग कंट्रीज को, नए नए कंट्रीज भी डिस्कवर किए हैं, ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हुआ, अमेरिका डिस्कवर डिस्कवर हुए, सारे शिप्स के जरिए से। और पूरा कॉलोनियलिज्म का कंट्रोल जो है वो शिप्स के जरिए से होता था। यानी कॉलोनीज में से जो स्पाइसेस वगैरह ले जा रहे थे इंडिया से, इंडोनेशिया से, वो तमाम रॉ मटेरियल्स और स्पाइसेस ले जाना भी शिप्स के जरिए से, और फिर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ फैक्ट्रीज से एंड प्रोडक्ट्स वो लेकर इंडिया में लाकर डिस्ट्रीब्यूट करना है, या कॉलोनीज में लाकर बांटना है या सेल करना है, तो वो भी शिप्स के जरिए से। तो तमाम कॉलोनियलिज्म का निज़ाम जो है वो शिप्स के बुनियाद पर टिका हुआ था। और ये तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हुआ। उसके उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए, तो ये शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से तकरीबन 6 करोड़ लोग, यानी 60 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्री। उसमें डॉक्स में काम करने वाले भी हैं, और लोडिंग अनलोडिंग करने वाले भी हैं, उन ऑफिसर्स को मैनेज करने वाले भी हैं, और समंदर में शिप्स के अंदर जाने वाले भी हैं। जो तकरीबन 20 लाख के करीब लोग शिप्स में, जैसे मैंने कहा कि 55,000 से 60,000 तक मर्चेंट शिप्स घूमते रहते हैं। तो उनमें काम करने वाले भी। तो इट्स ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी अगर देखा जाए ओशन का, तो 2.5 to 3 ट्रिलियन टर्नओवर है एनुअल। तीसरा एडवांटेज उसका फिश का फिश और मराइन फूड रिसोर्स है। यानी शिपिंग की वजह से एक बहुत बड़ा रिसोर्स हाथ लगता है, वो समंदर के अंदर का रिसोर्स है। उसमें सबसे प्रेशर, यानी सबसे कीमती रिसोर्स और सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिसोर्स वो मछलियां हैं, कि फिश है। तो फिश एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन, खाने पीने का निज़ाम फिश की बिना पर ओपन अप हो जाता है बिकॉज ऑफ शिप्स। छोटी छोटी बोट से लेकर बड़े बड़े स्टीमर्स तक शिपिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, फिशिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। और fish has is the staple protein supply for billions of people। और सिर्फ फिश नहीं, बल्कि समंदर के अंदर के दूसरे रिसोर्सेज भी टैप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल है। पेट्रोल जमीन पर भी मिलता है, और समंदर के तह में भी जो जमीन है, समंदर की तह में जो जमीन है, वहां से भी ड्रिलिंग किया जाता है। तो ऑफ शोर ड्रिलिंग रिग्स, यानी समंदर के अंदर ऑयल रिग्स बने हुए हैं, पेट्रोल के रिग्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिग्स बने हुए हैं, जिससे समंदर की तह में से भी पेट्रोल निकाला जाता है। इसके अलावा समंदर की तह में दूसरे और रिसोर्सेज भी हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोरल्स हैं। कोरल्स इज अगेन प्रेशियस, वेरी प्रेशियस रिसोर्स। इसी तरह पर्ल्स हैं। समंदर के तह में ऑयस्टर्स होते हैं। अब वो ऑयस्टर्स का निज़ाम ये है कि जब भी बारिश होती है, तो ऑयस्टर सरफेस पर आता है, वो बारिश के खतरों को अपने अंदर लेता है, और फिर वापस समंदर के तह में चला जाता है, और अपने उस खतरे के अतराफ में पर्ल्स बनाता है, मोती बनाता है। तो मोतियों का हार्वेस्ट। और इसके अलावा सी फूड की बहुत सारी वैरायटी अदर देन फिश भी अवेलेबल बन जाती है। तो बेसिकली, और ये सारा अवेलेबल बनने के लिए शिप्स का निज़ाम जरूरी। वरना आदमी तैर के जाना और वहां से कुछ लेकर आना तकरीबन
बहुत महाल चीज है, नामुमकिन सी चीज है। शिपिंग की इंडस्ट्री की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो ये जो मैंने कॉस्ट के बारे में कहा कि 40 to 100 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन शिपिंग बाय सी, अगर हवाई जहाज में भेजना चाह रहे हैं तो टू समराइज द बेनिफिट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में 11 बिलियन टन्स ऑफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल ग्लोबल कॉमर्स। फिर फूड में 185 मिलियन टन्स ऑफ फिश, तकरीबन 3 बिलियन लोगों के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। 60 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड होते हैं शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से। अ, और फ्यूल के ट्रांसपोर्ट में 30% ऑफ द ऑयल एंड गैस इज ट्रांसपोर्टेड। फिर टूरिज्म भी चलता है शिप्स के जरिए से। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो दो तीन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जिसमें शिप्स इन्वॉल्व से, एक तो मिडल ईस्ट में अगर अब हम आ जाएं तो हबशा की हिजरत सऊदी अरेबिया से लेकर हबशा तक, हबशा इज बेसिकली नाउ इथियोपिया। तो सऊदी अरेबिया से इथियोपिया तक का जो सफर हुआ साहबा का, हबशा की हिजरत, वो समंदर के जरिए से हुई थी। रेड सी क्रॉस करके जाना पड़ा था। और तारिक बिन जियाद जिनके बारे में आता है कि स्पेन को कॉन्कर किया, तो मुसलमानों ने अ, मक्के से जब कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किए थे, इस्लाम स्प्रेड होना शुरू हुआ था, तो एक तो इराक, सीरिया और टर्की के जरिए से यूरोप में एंटर हुआ ये डायरेक्शन में। ये तो लैंड के जरिए से एंटर हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल के जरिए से, इस्तांबुल के जरिए से। हाँ, लेकिन जो स्पेन कॉन्कर हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में मुस्लिम्स थे, अल्जीरिया और मोरक्को तक में। फिर वहां से वहां से स्पेन को जाने के लिए एक बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता कवर करने की जरूरत पड़ती है, मेडिटेरेनियन सी का। तो समंदर के जरिए से पहुंचे थे स्पेन को, और अपनी कश्तियों को वहां जला दिया था। जो कश्तियों को जलाने का वाकया है वो यहीं पर आता है कि समंदर के सफर से स्पेन पहुंचे और वहां जाकर स्पेन में इस्लाम फैलने का जरिया बना। तो यूरोप में एंट्री दोनों तरफ से होती है, एक तो टर्की की तरफ से, दूसरा स्पेन की तरफ से। और कॉलोनियलिज्म की जैसा बात आई कि कॉलोनीज में, नहीं, कि यूरोपियन ट्रैवलर्स जो निकले हैं, एक सेकंड, जी, यूरोपियन ट्रैवलर्स जो निकले हैं वो यूरोप के इन कंट्रीज से निकलकर पूरा अफ्रीका पार करते हुए इंडिया पहुंचे हैं। और अगर जब वो वेस्ट की तरफ चले गए तो वहां जाकर अमेरिका को डिस्कवर करते हैं। फिर इसी तरह सिर्फ इंडिया नहीं, बल्कि इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम कंट्रीज को कॉलोनाइज करने के लिए यही शिपिंग का रास्ता था। उससे पहले जो होता था वो बाई लैंड रूट मिडल ईस्ट को और इंडिया तक पहुंचते थे। लेकिन चूंकि यहाँ ये पूरा हिस्सा मुसलमानों के कब्जे में था, तो वहां से आ नहीं सकते थे यूरोपियंस। तो उसके लिए उन्होंने समंदर का रास्ता तलाश किया और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बाईपास करते हुए इंडिया तक पहुंचना शुरू करते हैं। तो ये पूरा शिपिंग के जरिए से शिप्स के जरिए से। और वो रूट्स जो है वो आज तक भी बाकी हैं, अभी भी चलते रहते हैं। फाइनली एक दो इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं जो बड़े बड़े समंदरों को कनेक्ट करते हैं। तो इसमें एक है सुएज कैनाल, जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। देखने के एतबार से दो छोटे से सीज को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है कि सुएज कैनाल का लोकेशन यहाँ जो मार्क
किया हूं मैप में। बेसिकली इट इज कनेक्टिंग एंटायर यूरोप टू ऑल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो यूरोप से निकलकर सुएज कैनाल पार कर लेते हैं, तो पूरे शिप्स के लिए समंदर में एक बहुत आसान रास्ता बन जाता है इंडियन ओशन तक पहुंचने का। वेरी शॉर्ट एंड वेरी बिजी। बिजी मतलब अतराफ में कंट्रीज बहुत सारे मौजूद हैं, तमाम कंट्रीज को कवर करके पहुंच सकते हैं। तो सुएज कैनाल इज वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड। इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के दरमियान में है तकरीबन। तो दो सीज को कनेक्ट कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी से रेड सी तक। लेकिन वो दो सीज नहीं है एक्चुअली, दोनों बड़े बड़े समंदरों को शॉर्टकट में पहुंचने का रास्ता है। तो ये तो सुएज कैनाल हो गया। इसी तरह एक है पनामा कैनाल। हाँ, ये सुएज कैनाल। इसी तरह एक पनामा कैनाल, अब ये कहाँ पर मौजूद है? ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के दरमियान में। हाँ, इस मैप में अगर मार्क किया जाए तो यहाँ पर इस छोटे से लैंड लैंड के एरिया में कैनाल बनाया गया। और ये और भी इम्पोर्टेंट कैनाल है कि एक पूरे अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने वाला। हाँ, तो दो जबरदस्त ओशंस को कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा सा कैनाल बना दिया गया जमीन पर। वरना अगर ये कैनाल ब्लॉक हो जाए तो अगेन पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पार करके जाना पड़ेगा पैसिफिक ओशन रीच करने के लिए, या फिर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पार करके जाना पड़ेगा। तो वेरी वेरी बिजी एंड वेरी वेरी प्रॉफिटेबल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कैनाल्स विच कनेक्ट टू ओशंस। उसमें भी, वो कैनाल में भी, पनामा कैनाल के बारे में कहा जाता है कि इट इज अबव सी लेवल, समंदर के लेवल से भी ऊपर है। तो शिप्स पहले ऊपर जाएंगे, उस कैनाल में से पास होंगे, फिर पैसिफिक ओशन में लैंड होंगे। बहरहाल ये इस आयत के सिलसिले में अल्लाह की जो निशानियां हैं उस पर डिस्कशन था, समंदर के समंदर में शिप्स के सेलिंग के बारे में। अल्लाह ताला हम सबको समझ रखते अता फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله